हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बीनू वर्मा आप सभी की पेपर 1 यूजीसी नेट और सेट की एग्ज़ाम की और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर इस चैनल पे करवाती हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, करीब 20+ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और पीवाईक्यूज़, ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये पेपर 1 के हैं। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ पेपर 2 एजुकेशन वालों के लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके वहाँ शिक्षा शास्त्र में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जैसा कि ट्रेंड चल जाता है, एनटीए का ऐसा कुछ अपना फंडा है कि जैसे क्वेश्चन वो पूछने लगता है तो वो 2-3 शिफ्ट में, मतलब 2-3 सेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जानने ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ नए टर्म्स इसमें मिलते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही है, लेकिन थोड़े और उसको हाई लेवल पे करके पूछा है। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और पूरी देखिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। यहाँ पर देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए स्टेप्स में आपको बहुत आराम से चीज़ों को करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले कह रहा है अनुसंधान समस्या की पहचान, है ना, ये ऑप्शन तो सबसे पहले ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये पहले नंबर पे इसी को होना चाहिए, तो ये वाला तो कट जाएगा आपका, है ना। हाँ, ये देखिए ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ये कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हट गया, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी डी ऑप्शन वाले हैं ना, उन्हीं में से हमको चूज करना है ना। पहला ऑप्शन आपका डी ही होगा, अनुसंधान समस्या की पहचान। अब इसमें ये वाला ऑप्शन भी आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका देखिए काम आसान हो गया। कैसे हो गया कि यहाँ पर अब 2 ही ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनके सीक्वेंस को ही आपको देखना है। तो इसमें समस्या की पहचान करना है, ये पहले नंबर पर हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं ना, साहित्य की समीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर साहित्य की समीक्षा क्या होती है, साहित्य की समीक्षा मतलब जैसे कि आपका एक ओवरव्यू होता है जो शोध की परिकल्पना प्रदान करती है ना। नया शोध आप करने जा रहे हैं, अनुसंधान समस्या आपने सेलेक्ट कर ली, अब आप उसके बाद ये देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो कहाँ पे मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी रिव्यू लिटरेचर में, है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे मिलेगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की शोध में काम हो चुका है, किसमें किस लेवल तक हुआ है या किसमें नहीं हुआ है, या हम जो समस्या को लेने जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए अपने, वो उसमें ऐसा तो नहीं है कि काम हो चुका है और हम दोबारा रिपीट कर लें, तो कोई उसका मतलब नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू से हमें पता होती हैं। ये हो गया आपका दूसरे नंबर का, है ना, तो यहाँ पर ये आपका दूसरे नंबर का सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब आपका ये ऑप्शन यहाँ पर पकड़ में आ जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ना, मतलब शुरू के चीज़ों को, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस तरह के ऑप्शन, क्योंकि अब आप सोचेंगे ना एक एक पढ़ूँ मैं देखूँ, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी से अपना काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। अब आप देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं दूसरे नंबर पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो जाता है, फिर डेटा एनालिसिस करेंगे, ये हो जाता है ना, और फिर क्या हो जाता है, रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 में आए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको मैंने ना पढ़ाया हो या आपने खुद भी ना पढ़ा हो, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सारी चीज़ें देख ही ली हों वीडियोज़ में, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे रिसर्च का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, ये सारी चीज़ें, हायर एजुकेशन, पूरी वीडियोस मैंने आपको बना के दी हैं टू दी पॉइंट, और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, लॉजिकल रीजनिंग, करंट से संबंधित चीज़ें। ठीक है, बस डीआई का पार्ट अभी नहीं टच किया है, लेकिन उसको भी हम लोग करवा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मात्रात्मक शोध में बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें क्या होगा, उनके बीच संबंधों की मात्रा के अधिक यथा तथ्य अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कह रहा है ना, प्रोवाइडिंग मतलब अवधारणाओं में या उनके बीच संबंधों की मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन कॉन्सेप्ट इज द फंक्शन ऑफ, जो भी उनके बीच जो रिलेशन होता है किसके, मात्राओं के, संख्याओं के बीच में, है ना, वो किस तरह का फंक्शन होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या सर्वे करना है, रिव्यू करना है या सैम्पलिंग करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना उसकी लैंग्वेज ऐसी बना दी है ना कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, इसमें कह रहा है द फोटो एलिसाइटेशन एक टेक्निक इज यूज्ड, किसमें चित्र उत्तर प्राप्ति तकनीकी को प्रयुक्त किया जाता है। फोटो एलिसाइटेशन, है ना, ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज होती है किसमें, यहाँ पर देखिए ये एथनोग्राफी में, विजुअल एथनोग्राफी में इसको हम यूज करते हैं। ये क्या होती है, अब देखिए एथनोग्राफी तो आपने पढ़ा ही है, यहाँ पर विजुअल एथनोग्राफी की बात करें तो एक मेथड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एथनोग्राफिक प्रिंसिपल्स प्लस विजुअल डाटा कलेक्शन। एथनोग्राफी आपको पता है ना कि किसी समूह में रहकर जब जो ऑब्जर्वर है वो वहाँ पर इन्वॉल्व होकर साथ में ऑब्जर्वेशन लेता है ना, कोई भी समूह हो, उसमें कोई समुदाय के लोग हों, उनके बीच जाकर उनकी संस्कृतियों को, रीति रिवाजों को ये समझने की कोशिश की जाती है और वहाँ पर अवलोकन, है ना, ऑब्जर्वेशन के आधार पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एथनोग्राफी का हो जाता है। विजुअल एथनोग्राफी में हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि संस्कृतियों और सामाजिक घटनाओं की ओवरऑल अप्रोच यहाँ पर प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे कि आप कोई भी पैटर्न आपको समझना है, मान लो किसी भी जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें सेल फोन के उपयोग के पैटर्न का अध्ययन करना है ना। तो आप देखेंगे कि जो फ़ोन है वो जो भी जितने भी जो ओल्ड एज लोग हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फोटो एलिसाइटेशन टेक्निक, इसी को यहाँ एथनोग्राफी के अंदर विजुअल एथनोग्राफी में यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है ये ग्राउंडेड थ्योरी से है। ग्राउंडेड थ्योरी आपकी काफ़ी पूछी जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी अभी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्या होती है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको कॉन्सेप्ट बेस पे ही सवाल हल हो सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट के सवाल होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये सवाल हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते आपके सिलेबस से ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका, थोड़ा उनकी शब्दावली, पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन 2023 में आए हैं, जून में आए हैं, तो अब इसकी जो हिंदी की प्रश्न जो मतलब शब्दावली है वो तो समझ से थोड़ा परे हो जाती है। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कूटबद्ध करना आधारिक सिद्धांत, मतलब ग्राउंडिंग थ्योरी की बात कह रहा है, किसमें, कोडिंग की बात कह रहा है। कोडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ग्राउंडेड थ्योरी इन विच डेटा आर क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड कैटेगरीज। तो देखिए कूटबद्ध करना ग्राउंडेड थ्योरी की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये पहली बात बिल्कुल सही कह रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब इसको बताएंगे ऐसा क्या है। अब दूसरा कह रहा है कि द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशंस डिसाइड हिज और हर इमर्जेंट कोड्स इन ग्राउंडेड थ्योरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग आर आइडेंटिफाइड। शोधकर्ता की व्याख्याएं आधारित सिद्धांत में उसके उद्यमी कूट को निर्धारित करती है और कूटबद्ध करने के विभिन्न प्रकारों की पहचान की जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम सोशल साइंस में, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, इसको सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, इस तरह के क्षेत्रों में इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही हो जाते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी की बात करें तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको पूरी जो है एक पैटर्न में मिलेगी आपको, यूजीसी नेट पेपर 1 और साथ में 75 डेज प्लान करके। 75 डेज वाली तो पूरी देख लीजिए, क्योंकि उसमें एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इधर दिया गया है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो अभी आपकी पूछी जा रही हैं वो सारी वहाँ पर हैं। तो इस तरह से आपकी काफ़ी चीज़ें वहाँ कवर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ग्राउंडेड थ्योरी की, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जो रिसर्च प्रोसेस के दौरान, जबकि रिसर्च आपका हो रहा है, एकत्र किए गए जो भी एविडेंस होते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य जिसको बोलते हैं ना, जो भी आपके पास प्रमाण है,
उन पर आधारित डेटा से सिद्धांत विकसित करने पर यह केंद्रित होता है। ठीक है, जो भी आपने अनुभव के द्वारा अपने जो आपने स्टडीज़ के द्वारा अपने डेटा कलेक्शन किया है उनके आधार पर यहाँ पर सिद्धांत बनाया जाता है, एक प्रिंसिपल थ्योरी बनाई जाती है। पहले से उपलब्ध जो भी मतलब आपकी पूर्व कल्पना के आधार पर जो भी हाइपोथेसिस है या सिद्धांत है, इससे नहीं शुरुआत की जाती है, बल्कि रिसर्चर्स डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर यहाँ पर थ्योरी का निर्माण करते हैं। ये हो जाती है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका और भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके व्याख्या दी हुई है कि आधारिक सिद्धांत यहाँ पर एक शोध पद्धति है और इसके परिणाम स्वरूप एक सिद्धांत का उत्पादन होता है जो डेटा में पैटर्न को बताता है और भविष्यवाणी करता है कि सामाजिक वैज्ञानिकों को समान डेटा सेट से क्या उम्मीद है। मतलब इससे ये पता लगता है कि ये आगे चलकर रिसर्च का क्या प्रभाव हो सकता है। सामाजिक विज्ञान पद्धति का अभ्यास करते समय शोधकर्ता डेटा के या तो मात्रात्मक या गुणात्मक सेट के साथ शुरू होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर डेटा के बीच पैटर्न कैसा है, उसका जो है इंटरेस्ट कैसा है, उनके रिलेशंस कहते हैं, इसके आधार पर शोधकर्ता एक सिद्धांत बनाता है जो कि ग्राउंडेड थ्योरी होती है ना। तो इसमें क्या होता है, डेटा को कोडिंग और क्लासिफाई करना और नई जानकारी की तुलना करना शामिल होता है। ठीक है, तो कोडिंग और जो है क्लासिफिकेशन इसमें किया जाता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन कोडिंग और एक्सेल कोडिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ग्राउंडेड थ्योरी की बात हो जाती है, जो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि चीज़ें क्या होती हैं, है ना। अगर कभी आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बुक्स में आपको कहीं ऐसे आराम से मिला होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स इतनी चीज़ें समझ में आ गई क्योंकि थोड़ा सा हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं सारा डिटेल में, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ आपको इतना कॉन्सेप्ट तो ज़रूर बता दूंगी कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस को रिलेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर कह रहा है कोडिंग रिसर्च, है ना, जो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कह रहा है कोडिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इनटू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एज मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंट। मतलब शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्तापरक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात हो रही है, कूटबद्ध करना किसको निरूपित करता है। अब यहाँ पे स्केल्स पूछ ली हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जब हम मेल फीमेल की बात करते हैं और इन क्वालिटेटिव रिसर्च तो कौन सी स्केल को हम यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता है, हमने 4 तरह की स्केल पढ़ी है ना, जो है आपकी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इस तरह की 4 स्केल पढ़ी हैं और मैंने भी आपको पढ़ाया है ना, बहुत ईजी वे में आपको समझाया है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका हम जो कैटेगरी बांटते हैं ये नॉमिनल स्केल में होती है, क्योंकि हम गुणों के आधार पर इनको मेल फीमेल में बांट रहे हैं। लेकिन जो बाकी स्केल है इनको भी थोड़ा सा समझें कि थर्स्टन स्केल क्या होती है। थर्स्टन मापने की बात करें तो ये थर्स्टन स्केल ये एटीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए होती है। ठीक है, थर्स्टन आपकी एटीट्यूड, अभिवृत्ति जिसको कहते हैं। ठीक है, और देखिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से ये एटीट्यूड, जो आपकी एटीट्यूड किस तरीके का है ना, जो आपका सेल्फ होता है, इंडिविजुअल पर्सन का, हर किसी का अपना होता है ना, ये हो जाती है थर्स्टन स्केल में हम इसको मेज़र करते हैं। लिकर्ट स्केल की बात करें तो यहाँ पर एटीट्यूड एंड ओपिनियन को मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये हो जाती है लिकर्ट स्केल। और ये सारी स्केल किस में यूज़ की जाती हैं, ये जितनी भी तीनों स्केल है ना, ये आपकी सर्वे रिसर्च में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल स्केल क्या होती है, विभेदक मापनी, इसी को हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी कह सकते हैं। यहाँ पर इट मेजर्स द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल स्केल होती है। तो ये हो जाती हैं कुछ स्केल्स के बारे में, जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब कभी एटीट्यूड की बात हो, व्यक्तित्व नापने की, तो यहाँ पर लिकर्ट स्केल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मेरे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है ना। और आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं हैं, तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है। और मुझे भी लगता है कि जो मैंने कंटेंट बनाया, टाइम दिया है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टूल्स ऑफ जो है आपका इसमें रिसर्च के बारे में हो रहा है। ठीक है, अब इससे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के फॉर्म्स टाइप्स के बारे में पूछ लिया है ना। अब ये जो है
जैसे कि एक ही तरह के क्वेश्चन एक सेट आप उठा के दे देते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, उन सभी से उन्हीं तरह से पूछा जाएगा, कोई अलग क्वेश्चन किसी से नहीं है। तो ये कह रहा है नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है, तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, आपको पता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके सामने कोई पार्टिसिपेंट्स आता है और आप उससे कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछते हो, एट रैंडम कहीं से भी शुरू करते हो, है ना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बने होते हैं और वो सभी के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की बात हो रही है, सभी प्रतिभागियों को दिया जाता है, ये हो जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग आर एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। अब देखिए इसमें कह रहा है विच, है ना, हमने एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन पढ़ा है। आपका प्रायोगिक अनुसंधान में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ते हो कि उसमें जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो स्वतंत्र चर में आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, है ना, जोड़ तोड़ करते हो, तब उसका प्रभाव हम आश्रित चर पे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन से हैं, है ना, तो अलग क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपके लेवल को चेक करता है कि आपको कितना पता है, आप यहाँ पर कितना रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये आपके मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन किस तरह से हो सकता है, जिसमें जोड़ तोड़ की बात हो, है ना, तो एनवायरमेंटल, स्टिमुलस और इंस्ट्रक्शनल। प्लानिंग में तो नहीं हो सकता है मैनिपुलेशन, जो प्लान है वो है ना, डिसीजन, जो डिसीजन है वो है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका एनवायरमेंटल, स्टिमुलस और इंस्ट्रक्शनल इसमें होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं, तो एनवायरमेंटल की बात करें तो किस लोकेलिटी में आपका रिसर्च हो रही है, कहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था क्या है, लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, प्रकाश की स्थिति क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल किस तरह से है, वहाँ पर साउंड का प्रभाव पड़ रहा है नहीं है, कोई ऐसी जो है स्मेल, कोई गंध जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि उसको प्रभावित कर सकती है, हो सकता है जो भी पार्टिसिपेंट है हमारा उसको प्रभावित कर सकती है, तो ये एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन होते हैं। स्टिमुलस की बात करें, उद्दीपन संबंधी जो आपके सेंस को प्रभावित करे, जैसे कि ऑडियो, विजुअल, जो आपकी जितने सेंसरी ऑर्गन हैं इनकी बात करते हैं ना, ऑडियो को प्रभावित करें, विजुअल आपकी देखने की क्षमता को, टच, टेक्टाइल जिसको बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी जो सूंघने की शक्ति होती है ना, तो ये स्टिमुलस, जैसे कि स्टिमुलस को ऐसे समझिए कि अगर आपके हाथ में कोई गर्म चीज छू जाती है तो आप क्या करते हो, हटा लेते हो, है ना, तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस, है ना, ये वो आ जाता है आपका, यहाँ पर स्टिमुलस चेंज हो गया आपका, है ना, उद्दीपन परिवर्तन, आपके सामने स्टिमुलस आया और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मैनिपुलेशन, इंस्ट्रक्शनल में क्या होता है, अनुदेश, यहाँ पर जैसे कि किसी को लक्ष्य, कोई टारगेट आपने दिया, उसको केंद्रित करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना, कार्य निर्देश, किसी को आप कोई कार्य समझा रहे हो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना, इन्फॉर्मेशन या फीडबैक। ठीक है, इस तरह से फीडबैक के लिए आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि किस तरह से मुझे फीडबैक दो, है ना, तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में होती हैं जो अनुदेशात्मक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन की बात। ये सारी चीज़ें शोध में जो प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है, अभिकल्प प्रणाली एक विकसित और उन्नत विधि है, इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो एक व्यवहारिक होता है और प्राकृतिक विज्ञान की तरह यथार्थ निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक घटनाओं का क्या है, कंट्रोल सिचुएशन में हम यहाँ स्टडी करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल जो है रिसर्च जो आपकी होती है कंट्रोल सिचुएशन में, तो यहाँ पे ये सारे मैनिपुलेशन होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है ना, जिसमें विद्यार्थी, प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षक शिक्षक है ना, तो इस तरह के शोध को, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एक तो फोकस कैसे है कि उसका विद्यालय में सुधार लाना है, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो विद्यार्थी है, यहाँ पर प्रतिभागी, ऑब्जर्व जो है यहाँ पर वो पार्टिसिपेंट है, और जो रिसर्चर है वो कौन है, शिक्षक है। तो किस तरह का शोध होगा, ये आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च कहाँ पर होता है, ये जो है आपका अधिकतर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर होता है, जो भी लोकल समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी बात की है। इसमें आपके इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं।
प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे सीक्वेंस में ही लगाने को आता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो एक्शन रिसर्च आपकी यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है प्रतिचयन के लिए एक समूह की सदस्यता अवस्थिति। इसमें यहाँ पर कह रहा है कि अवस्थिति की बात हो रही है कि मतलब यहाँ पर या कुछ अन्य पहचान किए गए उसकी जो है पोजीशन की बात। अवस्थिति से मतलब होता है पोजीशन, लोकेशन और सम अदर आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स फॉर सैम्पलिंग इज लेबल्ड। या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्ति को उत्तरदाताओं के बजाय लोगों के समूह के चयन या नियत कार्य को किस रूप में लेबल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग के लिए कह रहा है एक समूह की सदस्यता उसकी पोजीशन या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तिगत उत्तरदाताओं, इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, इसके बजाय लोगों के समूह, है ना। तो यहाँ पर समूह की बात हो रही है कि किसी इंडिविजुअल के बजाय यहाँ पर ना लेके हम जो है समूह की बात करते हैं। तो किस रूप में इसको कहेंगे, तो देखिए इसको लैंग्वेज को कितना जो है वैसे बना दिया जाता है, थोड़ा टिपिकल कर दिया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी क्या, क्लस्टर सैम्पलिंग। जब समूह की बात हो रही हो, ठीक है, यहाँ पर समूह की मतलब इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट की बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, लोगों के समूह के चयन की बात हो रही है और यहाँ पर किस रूप में लेबल किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, लोकेशन सैम्पलिंग भी नहीं है, स्ट्रेटिफाइड आपको पता ही होता है किस तरह में बांटा जाता है, कलेक्टिव सैम्पलिंग सामूहिक में होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि समूह के चयन या नियत कार्य को, है ना। तो नियत कार्य से मतलब होता है कि एक फिक्स काम की बात हो रही है। ये तब होती है, देखिए इसके क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है आपकी, जब जियोग्राफिकली डिस्पर्स जो है हमारा वो होता है, समूह होता है। ठीक है, जब भौगोलिक रूप से कोई भी ऐसे कई क्षेत्रों में बटा हुआ हो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये वहाँ उपयोगी है। जब इसका यूज़ कहाँ पे होगा क्लस्टर सैम्पलिंग का, तो ये वहाँ पर उपयोगी होगी जब पॉपुलेशन में प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करना कठिन या महंगा होता है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि समूह की सदस्यता, अवस्थिति या अन्य पहचान इसके आधार के बजाय, है ना, व्यक्ति जो भी वो पर्सनल अपना रिस्पॉन्स करें उसके बजाय समूह के चयन की। तो इसमें ये हो जाता है कि यहाँ पर क्लस्टर बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे समूह बना लिए जाते हैं, जबकि हमको क्या होता है कि एक एक व्यक्ति तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो भी आपकी समाजशास्त्र का हो क्षेत्र हो, समाज विज्ञान का हो, किसी महामारी का आपको करना है, विज्ञान का करना है, या मार्केट का आपको कोई भी ऐसा जो है आपको रिजल्ट निकालना है, मतलब वहाँ पर आपको देखना है कि ऐसी स्टडी करनी है, तो इस तरह से वहाँ पर हम क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग जो कि क्लस्टर के रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सहसंबंधात्मक शोध में किनके बीच संबंध का वर्णन होता है। क्या नॉमिनल वेरिएबल्स हैं या इंटरवल है। नॉमिनल में क्या नाम और गुणों के आधार पर तो नहीं होता है। इंटरवल में भी आपके दो होते हैं, है ना, दो वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए। इंटरवेनिंग या चांस वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए किनके बीच संबंध का वर्णन होता है, ये इंटरवल वेरिएबल्स के बीच होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या होता है, जो सहसंबंधात्मक कोरिलेशनल होता है, ये क्या होता है, शोध अंतराल चर के बीच के संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, शोधकर्ता द्वारा एक सहसंबंधात्मक शोध डिजाइन के अंतर्गत दोनों अंतराल चर में किसी को भी नियंत्रित या हेर फेर किए बिना चर के बीच संबंधों की जांच करता है ना। तो कोरिलेशन में क्या होगा, जैसे कि आप इस तरह से देखते हो ना, एक यहाँ पर वेरिएबल है, एक यहाँ पर है, इस तरह से हम दोनों के बीच जो है यहाँ पर कोरिलेशन देखा जाता है। तो तीन तरह से हो जाता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में तो जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं दर्शाएगा। पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से सहसंबंधात्मक शोध दो या अधिक चर के बीच संबंधों की दिशा को भी दर्शाता है और इसकी दिशा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। अगर एक्स बढ़ रहा है मान लो, है ना, तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक, अब निगेटिव में क्या होगा, एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई क्या हो रहा है, ये जो है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये तो पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाता है, एक तो बढ़ेगा लेकिन दूसरा घटेगा, उसके साथ साथ नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन, और इससे भी सवाल आपके बनते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग,
और जितनी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, ठीक है। आप रिलैक्स होके जितना पढ़ा है ये सोच के आपको एग्ज़ाम में हॉल में जाना है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। बिल्कुल शांत दिमाग से आप चीज़ों को वहाँ सॉल्व करेंगे, कोई प्रेशर नहीं लेना है, ओके। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी क्या है, तो स्वतः निजाती वर्णन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखिए ये आपका जो होता है इसको तो याद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्फेशनल वैसे भी क्या है, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए कॉन्फेशनल और इम्प्रेशनिस्ट, प्रभाववादी या क्रिटिकल, ठीक है। अब कॉन्फेशनल क्या होती है, व्यक्तिगत अनुभव, भावनाओं और प्रतिबिंबों को, जो भी इमेज आ रही है आपके पास, उनको खुले तौर पे साझा करना, ठीक है। आत्मस्वीकृति, अपनी तरह से जो रिसर्चर है उन चीज़ों को वहाँ पर व्यक्त कर रहा है, जो भी अनुभव है, भावना या प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से जो है पार्टिसिपेंट्स जो है अपना वहाँ पर दे रहे हैं अनुभव। उसके बाद क्या है, इम्प्रेशनिस्ट, प्रभाववादी में क्या होता है, अनुभवों के सार को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत करना। जो भी एक्सपीरियंस मिला आपको उसको कितना इम्पैक्ट उसका पड़ता है। क्रिटिकल टेल्स क्या होती हैं, यहाँ पर सामाजिक आलोचना पर केंद्रित होता है, ठीक है, आलोचनात्मक। तो इस तरह से ये आपका बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ ऑटो एथनोग्राफी, है ना। अनऑब्जर्व तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एथनोग्राफी में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ही तो होता है। फॉर्मेटेड टेल्स, यहाँ पर आरोपित कथाएं नहीं होती है ना, जो भी होता है आपके सामने घटित होता है और आप उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, कोई थ्योरी नहीं पता है, कहाँ से आ गया ये तो समझ रहा है, समझ में आ रहा है, एथनोग्राफी तो पता है, लेकिन बाकी तो उसके कॉन्सेप्ट बेस पे करिए कि आपको कैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है। अगला देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है साहित्य की समीक्षा, शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या या मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन में यहाँ पर सहायता करती है। तो साहित्य की समीक्षा ये बिल्कुल सही बात है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्या करते हैं, उसका ओवरव्यू हमको कहाँ से मिलता है, साहित्य की समीक्षा ही से मिलता है। किसी चीज़ में हम जब वहाँ पे रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई हमने जो है समस्या हमने ली है ना, किस पे हमको मतलब बनाना है, किस पे रिसर्च करनी है, तो इस तरह से लिटरेचर रिव्यू के द्वारा आपको चीज़ें पता लगती हैं कि ये रिसर्च हो तो नहीं चुकी है, या इसमें कितना काम हुआ है, इसके किस सब टॉपिक पे काम हुआ है, नहीं हुआ है, कितना काम बचा है, वो फ्रूटफुल था नहीं था, ठीक है, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर रिव्यू से यहाँ पर पता लगती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकी मतलब मैथोलॉजिकल अप्रोच के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं है। हमको हेल्प तो यहीं से मिलती है लिटरेचर रिव्यू से। तो पहला तो सत्य हो जाता है, लेकिन दूसरा असत्य, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, ये नहीं कि इतना बड़ा है अरे क्या हो गया क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर बिल्कुल ही ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा उनको समझ लीजिए। हिंदी वाले वर्ड नहीं समझ में आते हैं, आप इंग्लिश वाला पढ़िए, ठीक है। तो और इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए जो आपके सब 2023 के हैं, और पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल आराम से करिए और कोई मतलब प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल कूल माइंड से अपने तैयारी को करिए और सेंटर पे अपना जाके बिल्कुल ईजी वे में एग्ज़ाम को देने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।